रोटेशनल मैकेनिक्स सुनना जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारा हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को है ना बेसिक तैयार करना है कि आपके रोटेशनल मैकेनिक्स का टर्म्स किसको सिग्निफाई। मान लीजिए जैसे हम तुम्हारे सामने एक जैसे बॉडी उठाते हैं, एक बॉडी उठाते हैं और इसको उठाते हैं, दोनों में अंतर ये है कि इसमें जहां भी कुछ भी मार्क है, जैसे 25 और 30 का ही मार्क है, आपकी तरफ से हम दिखा देते हैं, मान लीजिए जैसे 8 और 10 का ही मार्क है, तो हम इसको फोर्स लगाएं, हम इसको एक्सप्रेट करें, हम इसको घुमाएं, हम इसमें अलग फोर्स को लगाएं, हम इसको डिफॉर्म करने का कोशिश करें, ये 8 और 10 के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच, वो चेंज नहीं करता। ठीक है ना, हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो भी वो चेंज नहीं करता। ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं तो भी ये चेंज नहीं करता। किसके बीच? 8 और 10 के बीच का मार्क। ऐसा कोई भी दो पॉइंट नहीं, मेरा कहने का मतलब। लेकिन जब हम फोर्स इस पे लगाएं तो देखो, अगर हम इस पर फोर्स ऐसे लगाएंगे तो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर हम फोर्स ऐसे लगाएंगे तो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस घट जाएगा। मतलब तो पॉइंट्स के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो कांस्टेंट है। ऐसा पर्टिकुलर बॉडी जिसमें फोर्स के एप्लीकेशन से किसी भी दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करता, दैट इज सेड टू बी रिजिड। उसको हम लोग कहते हैं रिजिड। समझ में आया? तो जरा सोच के बताते जाना। ये किसका एग्जांपल? ये किसका एग्जांपल? ये जो मेरा वायर है, ये किसका एग्जांपल? नॉन रेजिडिंग बॉडी। दिस इज नॉट रेजिड। फोर्स लगेगा, डिस्टेंस है ना पॉइंट्स के बीच। समझ में आ रहा? तो हमारे पास अगर मान लीजिए जैसे हम लोग इस बॉल को लेते हैं, बॉल को, दिस इज आल्सो सेड टू बी रिजिड बॉडी, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स इट कैन डिफॉर्म। अब जरा दिमाग ऐसे खुला कि कोई भी ऐसा बॉडी हम लोग चुने जिसमें दो पॉइंट्स के बीच का रिस्पेक्टिव डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स चेंज नहीं करता, दैट टाइप ऑफ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड। बट थोड़ा प्रैक्टिकल बात की करें, नथिंग इज रिजिड। कोई भी बॉडी है ना परफेक्टली रिजिड नहीं। जैसे इसको बहुत ज्यादा फोर्स लगा दे तो क्या 8 और 10 के बीच का डिस्टेंस नहीं फैलेगा? छोड़ दीजिए और उसके बाद जितना दूर ले जाना है 8 और 10 को ले लीजिए। सो नथिंग इज परफेक्टली रिजिड। अच्छा, अगर हम इसको जला दे, बर्न कर दें, तो पूरी तरह से ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, सब पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, दैट टाइप ऑफ बॉडी इज आल्सो नॉट। बट हम लोगों को है ना वैसा कोई ड्रास्टिक मतलब लीक से हट के कुछ काम नहीं करना, तोड़ नहीं देना, जला नहीं देना। तो हम लोगों को ऐसे बॉडीज को लेके चलना है, दैट इज सेड टू बी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में जब तुम उसको मूव कराता है, मान लो जैसे मोशन कराते हैं, हमारे पास रिजिड बॉडी हम उसको मूव करते हैं, तो इसमें आप कोई भी दो पॉइंट को पकड़ लीजिए, जैसे मेरा दो फिंगर है फर्स्ट फिंगर, और इसके बाद में इसको घुमाना स्टार्ट। ठीक है, अब जरा इमेजिन कि जिन दो पॉइंट्स को हम खुद से फिंगर से पकड़ के रखते हैं, रिजिड बॉडी का दो पॉइंट, वो घूम नहीं रहा है। एक्चुअली उन दोनों को स्ट्रेट लाइन में मिलाने वाले, लाइन पे लाइन करने वाला हर पॉइंट नहीं घूम रहा है। क्या बोल रहे हैं सर? नहीं। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम इस रिजिड बॉडी को ऐसे लेके चलते, ठीक है, और अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ, इमेजिन जब हम इसको घुमाएंगे, थोड़ा इमेजिन करते हैं, रिजिड बॉडी को जब हम घुमा रहे, जब हम इस रिजिड बॉडी को ऐसे टर्न कर रहे हैं तो इस लाइन पे लाइन करने वाला पॉइंट्स नहीं घूम रहा। सही? अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें और इसको घुमाएं तो मेरे फिंगर से फिंगर को मिलाने वाला लाइन पे लाइन करने वाला पॉइंट्स घूम नहीं रहा, उसको छोड़ के बाकी सब घूम रहा। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर दो पॉइंट किसी भी रिजिड बॉडी का जिसको मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए और बॉडी को जब उसके अराउंड में घुमाया जाए, उस स्ट्रेट लाइन पे लाइन करने वाला कोई भी पॉइंट रोटेट नहीं करता, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सब पॉइंट सर्कल में घूमना स्टार्ट करता है। सर्कल, दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रोटेशनल एक्सिस। उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस
किसी भी रिजिड बॉडी से पास होने वाला, नॉट नेसेसरली कि वो रिजिड बॉडी से पास हो, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर रिजिड बॉडी से पास होने वाला एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसमें मौजूद कोई भी पॉइंट सर्कुलेट नहीं करता, घूमता नहीं है, लेकिन अगर उन पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, तो अदर देन दैट ऑल पॉइंट्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, दैट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रोटेशनल एक्सिस। मेरे पास और एक बहुत फेमस अभी रोटेशनल मैकेनिक्स का एग्जांपल लाइक इन दिस, अभी मेरा फिंगर इसकी तरफ बिहेव कर रहा है, रोटेशनल एक्सिस, दिस इज रोटेशनल, समझ में आया? इस पे मौजूद मेरा पॉइंट्स नहीं घूम रहा है, उसके अलावा आपको भी समझ में आ रहा है कि सब कुछ इसके अराउंड मेरा सर्कुलर पाथ हो, जैसे रोटेशनल। अगर कोई बॉडी लाइक दिस, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है, याद रखना कि उसका रोटेशनल एक्सिस वर्टिकल होता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है तो रोटेशनल एक्सिस कैसा है? वर्टिकल। अच्छा, अगर ये वर्टिकल प्लेन में घूमेगा तो हॉरिजॉन्टल रोटेशनल एक्सिस कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जरा सोच के बताना। अभी मान लो जैसे हम लोग रोटेशनल एक्सिस को पहचाना है, थोड़ा देर में हम लोग वहां पे इसको क्लियर कर देंगे। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक बॉडी है, हम लोग है इसको इस तरीके से हैंग करें, अभी मान लो अभी हम लोग इसको है ना इस तरीके से डिस्प्लेस करके बताओ तो इसका रोटेशनल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है, उसका रोटेशनल एक्सिस यहां से पास है, जैसे रोटेशनल। देखो इसके चारों तरफ ये बॉडी है ना सर्कुलर पाथ घूम रहा है, क्या ये सर्कल में घूम रहा है? ठीक है ना, तो ये है इसका रोटेशनल एक्सिस। अभी मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, बताओ इसका रोटेशनल एक्सिस कैसे? स्टिल इट इज हॉरिजॉन्टल बट इन दिस वे, इस तरह से, तो किसी के अराउंड में ये सर्कल में हो, समझ आ रहा है? दिस इज द रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस को पिक करने के लिए सबसे इजी मेथड होता है कि रिजिड बॉडी का जितना भी पॉइंट्स है वो उस रोटेशनल एक्सिस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर रिजिड बॉडी का पॉइंट्स किसी एक्सिस के अबाउट में सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में, तो जो उस पर्टिकुलर सर्कल का कॉमन एक्सिस होता है रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस पिक करना एक इंपॉर्टेंट है। जब तक आप आर को पिक नहीं करेंगे, रोटेशनल एक्सिस को आप पिक नहीं करेंगे, आप रोटेशनल मैकेनिक्स में इंटर नहीं कर सकते। समझ आए? तो हम लोगों को स्टार्ट उसी हिसाब से करना है। तो हमारे पास सबसे पहला है रिजिड बॉडी। साथ में नोट करते हैं, रिजिड बॉडी कोई भी ऐसा बॉडी जिसमें दो पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन any two points P1 and P2 does not changes under influence of any external force. That body is said to be rigid body. तो बॉडी कौन हो गया? रिजिड बॉडी कहते हैं। सेकेंड टर्म इज रोटेशनल एक्सिस RA। लेट हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी, बहुत सारा पार्टिकल्स है इसमें,
बहुत सारा पार्ट है, लेकिन ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर से पास होती है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है समझना, प्लेन के परपेंडिकुलर। जब ये बॉडी इसके चारों तरफ घूमेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ जितना भी मासेस है, कोई भी पॉइंट, वो सब है ना सर्कल में घूमे, सही जा रहे हैं? और सभी सर्कल का जो कॉमन सेंटर है वहां से ये स्ट्रेट लाइन पास करना चाहिए। दैट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी रोटेशनल एक्सिस। इसको रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। बॉडी सब सर्कल में ऐसे ऐसे घूमता है। जरूरी नहीं है कि हर रिजिड बॉडी का रोटेशनल एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर ही, कुछ रोटेशनल एक्सिस प्लेन में भी लाइन, जैसे मान लो अगर हम इस रिजिड बॉडी को इस तरह से पकड़ के घुमाना स्टार्ट करते हैं तो बताओ इसका रोटेशनल एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है या प्लेन के पैरेलल? पैरेलल। दिस इज रोटेशनल एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द प्लेन। समझ आया? तो हमारे पास रोटेशनल एक्सिस ऐसे प्लेन के पैरेलल भी हो सकता है। हम तो ये कहेंगे कि रोटेशनल एक्सिस कैसा भी हो सकता है, ठीक है? हाँ, अब आप ध्यान दें कि अगर ये प्लेन के पैरेलल है तो ये सारा पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है दैट मींस इट रेस्ट, ये रेस्ट, और बाकी सब इसके चारों तरफ क्या चाहिए, सर्कल में घूम रहा। अगर ये ऐसे सर्कल में, लेकिन ये पॉइंट जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है दे आर ऑलवेज इन रेस्ट, ये सब रेस्ट, उसके चारों तरफ सारा पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है। हो सकता है आपके सामने हम एक रॉड और रॉड से हम लोग है ना कुछ इस तरीके से रोटेशनल एक्सिस को पास करें। तो चलो सोच के बताओ, आप इसके रीडिंग में रॉड के साथ कैसे आप इसको डिक्टेट करेंगे कि ये रॉड के लेंथ पे परपेंडिकुलर है या रॉड के लेंथ के पैरेलल है? रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, पता है ये किस तरीके से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, जैसे रोटेशनल एक्सिस एंड मूविंग इन दिस, ये रोटेशनल एक्सिस है, ये मार्कर, ये रोटेशनल एक्सिस और ये इसके चारों तरफ ऐसे, ठीक है? तो हर एक पॉइंट इसके चारों तरफ सर्कल और सभी सर्कल का कॉमन सेंटर यही है, चार रोटेशनल एक्सिस। तो आप इसमें देखिए, अगर हम इसको ऐसे घुमाना चाहते हैं तो यहाँ वाला पॉइंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये वाला भी पॉइंट इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, हर कोई सर्कल में। तो रोटेशनल एक्सिस हमारे पास जितना भी सिस्टम आपके सामने आता है तो सभी रिजिड बॉडी रोटेशन में आपको है ना रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के हिसाब से एंगुलर पैरामीटर्स पे करना पड़ता है। एंगुलर पैरामीटर्स कहने का मतलब क्या है? मान लो जैसे हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइन को मिलाने वाले लाइन पे हम अपना फिंगर रखते, यही हो गया रोटेशनल एक्सिस। सारा का सारा पॉइंट सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये सब अभी प्लेन है, सही है? अच्छा, अगर हम इसको 90 से घुमा दें, ठीक है, 90 से घुमा दें तो जरा सोच के बताओ, हम इसमें दो पॉइंट को मार्क करें, एक पॉइंट यहाँ है ये वाला और एक पॉइंट यहाँ है ये है P1 और ये मान लो P2, ठीक है? ये P1 और ठीक है? अगर हम लोग इसको वर्टिकल से रोटेट करा के हॉरिजॉन्टल तक ले गए, देन इमेजिन P1 कितना एंगल रोटेट करेगा, P2 कितना एंगल रोटेट करेगा, P1 P2 को छोड़ दे कोई भी पार्टिकल जो इस रिजिड बॉडी पे वो कितना एंगल रोटेट करेगा, सब 90, अदर देन those particles which are lying on this straight line। इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले पार्टिकल्स को छोड़ दो तो जितना भी एक रिजिड बॉडी का कोई एक पार्टिकल जितना एंगल रोटेट करेगा उस रिजिड बॉडी में मौजूद हर एक पार्टिकल अदर देन दोस व्हिच आर नॉट लाइंग ऑन रोटेशनल एक्सिस सब इक्वल एंगल रोटेट करता है, ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। सो व्हाटएवर इज द एंगुलर वेलोसिटी फॉर P1, P1 को 90 रोटेट करने में जितना समय लगा उतना ही तो P2 को भी लगा, उतना ही तो और भी जितना होगा P3 P4 P5 सबका उतना ही समय लगा होगा। तो सबका एंगुलर वेलोसिटी भी सेम, बट सबका टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी तो आपको याद है सर्कुलर मोशन में r पे डिपेंड करता है।
अच्छा यहाँ पे तुम अपने से इमेजिन कर लेना, रोटेशनल एक्सिस से देख सबको देख रहा, हमको सोच के आंसर देना, गलत नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा है अभी बात। बताओ तो जब हम इसको घुमा रहे हैं तो P1 और P2 में कौन बड़े सर्कल में घूम रहा है? P2 बड़े सर्कल में, दोनों का ओमेगा सेम, दोनों का ओमेगा सेम, तो क्या दोनों का टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम है? किसका ज्यादा? P2 का ज्यादा, बिकॉज़ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ओमेगा इनटू r। क्या समझ में आया? अभी जरा बताना P1 P2 P3, P1 P2 P3, जब हम इसको घुमाएंगे तो सबसे ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी किसका? P3 का। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सभी का सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी का सेम है, लेकिन क्या सभी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? नहीं। समझ में आ रहा? तो हम लोग को कुछ एंगुलर पैरामीटर्स है भाई, थीटा ओमेगा एंड डी, उसको जरा एंगुलर पैरामीटर्स थीटा है, ओमेगा है, अल्फा। मान लो जैसे हमारे पास ये कोई एक रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप का है, ये है उसका रोटेशनल एक्सिस, प्लेन के परपेंडिकुलर टू देता है। किसी इंस्टेंट पे ये रहा हम लोगों का रेफरेंस लाइन। आप अगर इस रिजिड बॉडी को रेफरेंस लाइन से थीटा की तरफ घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, सही, तो इस सिस्टम में मौजूद हर एक पार्टिकल थीटा से ऊपर, सही। अगर आप इसको रोटेट करने का एंगुलर वेलोसिटी, अगर आप इसको रोटेट करने का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखते हैं, तो चाहे हम पार्टिकल P1 का बात करें, चाहे हम पार्टिकल किसी P2 का बात करें, या हम किसी पार्टिकल Pn का बात करें, जब ये पॉइंट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, रोटेट किया बाय एंगल थीटा, तो P1 also displaced angularly by theta, P2 also have angular displacement theta, P3 also have angular displacement theta. All particles, a rigid body is rotated by theta about rotational axis, then all particles of rigid body have same angular displacement theta. If rigid body is rotated by angular speed omega, then all particles are same angular speed omega। हमेशा ध्यान रखना, एंगुलर पैरामीटर्स हमेशा आप r1 के अबाउट में डील करते हैं, थीटा, ओमेगा, एंगुलर एक्सप्रेशन अल्फा। अगर रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो उसके अंदर मौजूद हर एक पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही है, लेकिन सभी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा नहीं है। समझ आ रहा है? सेम अल्फा इज angular acceleration of rigid body, then all particles have same angular acceleration alpha about rotational axis. Rotational axis का about the same angle, but इस केस में अब हमको है लीनियर पैरामीटर्स को लाना। बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट S is
to theta into r. Not same for each particle. Not same for each particle. Depends on radius of circular path. So radius of circular path is depend. दूसरा लाइन for टेंजेंशियल वेलोसिटी. अगर हम पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी याद रखना है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ओमेगा इनटू आर. नॉट सेम फॉर ईच पार्टिकल डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. सेम फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे होगा सभी का. दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो अल्फा इनटू आर. नॉट सेम फॉर ईच पार्टिकल डिपेंड्स ऑन रेडियस. सोच के बता, सोच के. सबसे पहले हम इसको ऐसे पकड़े, थोड़ा सोच के यहाँ ध्यान. आपको है ना मार्क्स दिखा रहे हैं, आप इधर देख लें. 1 दिख रहा है यहाँ, मेरा फिंगर जो है वो 27 पे है और हम इसको है ना ऐसे छोड़ रहे हैं. ठीक है ना, हम इसको जस्ट रिलीज कर रहे हैं. व्हाटएवर भी द वैल्यू आपको दिखता है जस्ट हम लोग इसको. ठीक है, हम लोग यहाँ से जैसे ही मेरे हाथ से ये छूटा, इट स्टार्ट्स मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. हाँ, रिलीज होते समय ओमेगा 0 है लेकिन इट हैव सम एक्सेलरेशन. जो मेरा मार्क 27 पे हम ऐसे पकड़ के रखें. चलो बताओ जरा, इसका रोटेशनल एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? मेरे फिंगर्स 27 मार्क से. बताओ इसका रोटेशनल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल समझ आ रहा है? अब इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में जब ये यहाँ से गिर के वर्टिकल हुआ, ठीक है, यहाँ से छोड़े थे वर्टिकल हुआ. बताओ 26 वाला 26 सेंटीमीटर पे जो मार्क था उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? 90. 15 सेंटीमीटर पे जो मार्क है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? 90. इवन जो 1 पे मार्क है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90. बट क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है? सबसे ज्यादा लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसका? 1 का, सबसे बड़े रेडियस. ठीक है ना. जब मेरे हाथ से छूट के ये सब है नीचे पहुंचा, नीचे एकदम रोके नहीं है, पहुंचा है. एंगुलर वेलोसिटी किसका सबसे ज्यादा? सबका सेम है. अबाउट दिस आर. टेंजेंशियल वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसका? 1. समझ में? अगर हम लोग इसको यहाँ से छोड़ते हैं, नीचे गिरता है, जस्ट मेरे हाथ में नीचे पहुंचा. एंगुलर एक्सेलरेशन किसका ज्यादा? सबका सेम. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसका ज्यादा? तो हम लोग है ना, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर मार्क, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर मार्क एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर मार्क, तो ध्यान रखना सेम ही है. क्योंकि आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए इसका मतलब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के टर्म में आंसर समझ गए. आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया, आपसे अल्फा नहीं पूछा. ठीक है ना. तो हम लोग को इन सब छोटे छोटे पैरामीटर्स पे बहुत ध्यान रखना है. और जब हम लोग एंगुलर पैरामीटर्स को इस तरह से डील करते हैं तो हम आपको सर्कुलर मोशन में भी बता चुके हैं. और हम क्लियर बना हमारे पास ये है रिजिड बॉडी. एंड दिस इज रोटेशनल एक्सिस. बॉडी इज मूविंग इन दिस वे ओमेगा. अच्छा, ये ओमेगा अगर इंक्रीज कर रहा है, बताओ अल्फा का डायरेक्शन किधर? ओमेगा के ही डायरेक्शन. जो डायरेक्शन हमारे अल्फा का ओमेगा का है उसी डायरेक्शन में हम लोगों का अल्फा भी. अगर हमको यहाँ से किसी इस पॉइंट का, ये पॉइंट है यहाँ, इसका अगर हमको टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखना पड़ जाए तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू रेडियस. रेडियस आर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका रेडियस. सही जा रहा है? ठीक है. अच्छा, अगर मान लो हमसे कोई कह दे कि सर यहाँ का एक पॉइंट है P2, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए, क्या लिखेंगे? अल्फा इनटू रेडियस. इसका रेडियस 2, इसका रेडियस 1. तो किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग टेंजेंशियल पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो एंगुलर पैरामीटर को उस पॉइंट का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके रेडियस से
इंपॉर्टेंट थिंग ये क्लियर रखना है कि रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं और ट्रांसलेशनल मोशन। अगर आप रोटेशनल मोशन को अलग कर पाए तो उसको बनाने का एक अलग तरीका है काइनेमेटिक्स से रोटेशनल डायनेमिक्स। और ट्रांसलेशनल मोशन तो अभी तक आप बना ही थे, नेट फोर्स निकाल रहे थे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा रहे थे, ठीक है। आप याद रखो when motion of body is said to be pure rotational, किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन को कब हम लोग प्योर रोटेशनल और जब हम लोग है ना प्योर ट्रांसलेशनल मानते हैं। इससे होगा क्या कि हम लोग है ना दोनों के कॉम्बिनेशन में भी काम कर सकते हैं। अभी आप ध्यान से देखिए और समझो, आसान एग्जांपल देते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। मान लीजिए जैसे ये बॉडी घूम रहा है, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। अगर मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने ये बॉडी को, इस बॉडी को अगर हम डिस्कस करके छोड़ दें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन। बट व्हेन मोशन इज सेड टू बी प्योर रोटेशन, व्हेन मोशन इज सेड टू बी प्योर, उसके लिए है ना आप इस फिगर को जरा समझने का, इस एग्जांपल को समझने का। हमारे पास ये है कोई एक रिजिड, इस रिजिड बॉडी को हम यहाँ से ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी ध्यान रखना कि इस रिजिड बॉडी पे आप जितना भी पॉइंट्स मार्क करते हैं, मान लीजिए आप ये एक पॉइंट मार्क किए हैं, P1 P2 पर लिखा है, यहाँ लिख दिए P3, यहाँ लिख दिए P4। अभी तुम्हारा रोटेशनल एक्सिस कहाँ है, पहले ये पता करो, रोटेशनल एक्सिस कहाँ है? ऊपर, ऊपर, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। अब जरा इमेजिन करना कि जब हम इसको छोड़ते हैं तो P1 भी उस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में, ये रोटेशनल एक्सिस, P1 भी उस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में सर्कल में घूमता है, P2 भी उस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में सर्कल में घूमता है, P3 भी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में सर्कल में घूमता है, सो ऑन। सारा का सारा पार्ट्स या पॉइंट्स या पार्टिकल्स जो इस रिजिड बॉडी पे लाई करता है वो सब इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में सर्कल में घूमता है। और इमेजिन करना कि हर सर्कल का जो सेंटर है वो उसी लाइन पे लाई है, जैसे ये समझ आ रहा है। सबसे छोटे सर्कल में यहाँ 4 पॉइंट में कौन होगा? P2, इसका रेडियस ये, P1 इसका रेडियस ये, तो सेंटर तो वही है, इसका रेडियस P3, सेंटर तो वही है। समझ में आ रहा है? ऐसा पर्टिकुलर मोशन किसी रिजिड बॉडी का जिसमें रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा अबाउट रोटेशनल एक्सिस और हर सर्कल का सेंटर उसी रोटेशनल एक्सिस पे लाई करे, और इन सब के साथ साथ हर सर्कुलर पाथ को प्लेनर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है then motion of any rigid body is said to be pure rotational motion. Motion of any rigid body is said to be pure rotational motion. पहला कंडीशन, सारा का सारा पॉइंट्स जो रिजिड बॉडी पे लाई कर रहा है वो सब सर्कल में घूमना चाहिए। उस सारे सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करना चाहिए? रोटेशनल एक्सिस पे, और सभी सर्कल को प्लेनर। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन मोशन इज सेड टू बी प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। चलो एक बार फिगर में हम लोग उस चीज को एक बार फिर से इंप्लीमेंट करके देखते हैं। लेट मी हैव दिस टाइप ऑफ रिजिड बॉडी, एंड दिस वन इज रोटेशनल एक्सिस। अगर हम लोग इस पॉइंट को लेके चले, ऐसा कोई भी पॉइंट आप वहां लेके चल सकते हैं। याद रखिए कि ये इस रोटेशनल एक्सिस के चारों तरफ इस तरह के सर्कल में, अगर इस पॉइंट को मार्क करते हैं तो ये इस सर्कल में, अगर इस पॉइंट को मार्क करते हैं तो ये इस सर्कल में है, तो सर्कल और सारे सर्कल का सेंटर इसी रोटेशनल एक्सिस पे है, और हर एक सर्कल आपस में कैसा है? अगर ये तीन कंडीशन एक बार में सेटिस्फाई होगा तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है।
फर्स्ट में लिखो ड्यूरिंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ड्यूरिंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी if all particles of that rigid body, if all particles of that rigid body are moving in circular path, are moving in circular path about rotational axis, moving in circular path about rotational axis. Second point, all circular path have center which lies at rotational axis, lies at rotational axis. Third point, all circular paths are coplanar, all circular paths are coplanar change. Then motion of rigid body, then motion of rigid body is said to be motion of rigid body is said to be pure rotational motion. Motion of rigid body is said to be pure rotational motion. चलो जरा दिमाग में दौड़ा के देखो, फैन का जो मोशन है, फैन जैसे चल रहा है, ये सारे पॉइंट्स को उस पे लगाने का कोशिश करो। इस फैन को सबको ध्यान से देखो, बताओ इसका रोटेशनल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? कहाँ से पास कर रहा है? एक्स एक्सिस, सही है ना? तो अभी आप उसके विंग्स के मोशन को देखें, किसी भी इंस्टेंट पे विंग का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो विंग के हर पॉइंट का सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एक ब्लेड का जो भी हम लोगों का एंगुलर वेलोसिटी है वही पूरे उस विंग पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का एंगुलर वेलोसिटी है। अभी तो एक्सेलरेशन उसमें जीरो है बिकॉज़ वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट। बट वी कैन इमेजिन ना कि अगर एक्सेलरेशन हुआ तो उसी हिसाब से हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन एंड थिंक कोई भी पॉइंट ऑन ब्लेड वो सब है ना सर्कल में घूम, सही है, सब सर्कल में घूम रहा और सारे सर्कल का सेंटर उसी रोटेशनल एक्सिस के पास। then that motion is said to be pure rotational. ठीक है, अच्छा चलो pure rotational आ गया, बता दो, ठीक है। But what about pure translational? किसको कहते हैं pure translational? यहाँ पे एक चीज और फिगर में हम एक बार फिर से रिपीट कर दे, बार-बार रिपीट करें, आप भूलें। यहाँ पे हमारे पास P1 है, यहाँ पे हमारे पास P2। अगर इसके घूमने का ओमेगा है, अगर इसके घूमने का अल्फा, तो ध्यान रखना कि P1 का टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगा, P2 का टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगा। अगर V1 लिखेंगे तो ओमेगा इनटू R1 पे डिपेंड करेगा और अगर V2 टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखेंगे तो ओमेगा इनटू R2। सही है, और अगर हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखेंगे तो अल्फा इनटू R2। समझ में आ रहा है? चलो ये था रोटेशन। बट व्हेन रिजिड बॉडी मोशन इज सेड टू बी प्योर ट्रांसलेशनल, मान लो हमारे पास ये रिजिड बॉडी है, तब हम लोग इसके मोशन को प्योर ट्रांसलेशनल कहते हैं। अच्छा आप ही बताएं कि कब हम आ रहा है ना कोई मोशन प्योर ट्रांसलेशनल क्या है? थोड़ा सा ट्राई करें, बोलने का कोशिश करें आराम से, हाँ ठीक है, सब इधर उधर बोलेगा
दैट विल फिक्स पाथ आल्सो। अब कोई ना बोले ये डिफिनेशन लिख लो, तुम सब परेशान है, नहीं समझ में आया। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है और आगे ये बड़ी स्पीड नहीं करेगा रिवर्स हो जाएगा। अब हम ध्यान देने को ठीक है। हाँ राइट, सी ऑफ जेनेटिक पार्टिकल इन द बॉडी एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड ऑल्सो। जब हमारे पास कोई एक बॉडी ऐसे मूव करे कि उस बॉडी पे लाई करने वाला हर एक पार्टिकल, मान लो जैसे ये बॉडी, अभी इसका पूरा रोटेशन पड़ा, अब देखो ट्रांसलेशन मोशन, हम इसको यहाँ से लिए हैं, मार्क दिखाई दे रहा 1 2 3 4 ऐसे नहीं भी दिखाई दे रहा तो ऊपर से मान लेना पड़ा, ठीक है। अभी मान लो जैसे हम लोग इसको है ना राइट की तरफ ले जा रहे हैं वी वेलोसिटी, तुम्हारे लेफ्ट की तरफ, चलो तुम्हारे लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं वी वेलोसिटी, बताओ 1 सेंटीमीटर मास का वेलोसिटी v, 2 सेंटीमीटर मास का वेलोसिटी v, 10 सेंटीमीटर मास का वेलोसिटी v, इसके सेंटर का वेलोसिटी v, समझ में आया। अभी हम इसको ऐसे पकड़ लिए, यहाँ 1 है, अब हम इसको है ना v वेलोसिटी से इधर लेके जा रहे हैं, चलो आज तुम्हारे सेशन का पूरा चलो ठीक है, थोड़ी हमारे पास अगर मान लो जैसे हम लोग है ना इसको ऐसे आगे लेके बढ़ रहे हैं 1 सेंटीमीटर मास से, अगर हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं v वेलोसिटी से, तो बताओ 1 सेंटीमीटर मास का वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर मास का और 10 सेंटीमीटर मास का वेलोसिटी v आल्सो। मतलब अगर हम इस तरह से मूव करते हैं, व्हाटएवर बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम, all particles which are lying on this rigid body have same velocity in terms of magnitude as well as direction. That type of motion is said to be pure translational motion. अब जब ऐसे कोई इम्प्लीमेंट करते अलग अलग जगह, अब हम लोगों को चुनना पड़ेगा कब रोटेशन और कब ट्रांसलेशनल और कब कॉम्बिनेशन, ठीक है। मान लो जैसे हम चलो, अभी यार तुम मेरे मोशन को किस कैटेगरी में रखता है हमको बताना, अभी बताओ मेरे मोशन को किस कैटेगरी में रखता है, प्योर ट्रांसलेशनल। मेरे बॉडी पे मौजूद हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, जैसे कि मेरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी है। अगर हम इधर घूम गए और ये चलने लगे तो फिर से मोशन इज प्योर ट्रांसलेशनल। अच्छा, व्हाट हैपेंस जब हम यहां घूम रहे, दिस इज प्योर रोटेशनल। व्हेन इज द रोटेशनल एक्सिस? वर्टिकल, सर आपके सर से पार हो रहा है, सही है ना, ऐसे घूम रहे हैं, हां, दैट इज द रोटेशनल एक्सिस, और उसके अबाउट में हम लोग घूम रहे हैं। तो हमारे पास जब भी मोशन होता है ना, तो हम लोगों को पिक करना पड़ता है कि वेदर इट इज ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। चलो जरा सोच के बताओ, अगर हम इस हाथ को ऐसे घुमाते तो बताओ इसको तुम किस कैटेगरी में रखेगा? प्योर रोटेशन। कहां से रोटेशनल एक्सिस पास करना है? यहां से, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अगर हम ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे चलते हैं, देन मोशन इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन। अब क्या है ना कि इसका सेंटर आगे भी बढ़ रहा है और ये सेंटर के अबाउट में रोटेशनल मैकेनिक्स भी होता है। क्लियर हो रहा है? तो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है कि जो हमारे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है सिस्टम में, इस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी पे वो पार्टिकल कहीं भी हो, सभी का वेलोसिटी सेम ही होगा, जितना कि सेंटर ऑफ मास का है। सभी का वेलोसिटी सेम होगा एज वेल एज इन सेम डायरेक्शन आल्सो, कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, ये तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन उस समय जब रिजिड बॉडी पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का वही वेलोसिटी होगा जो हमारे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होता है, एज वेल एज इन सेम डायरेक्शन आल्सो। समझ गए? चलो सुनो, बताना कैटेगरी, बताना किस कैटेगरी में इसको रखता है। चलो देखो, ऊपर जा रहा है किस मोशन में? अच्छा, नीचे आप ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा। Actually, this is an example of translational motion. Start हो गया, ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए।
ठीक है ना। बेस्ट एग्जांपल जो आपके पास है चीज को और एनालाइज करने के लिए, जब हम लोग इसको ऐसे घुमा रहे होते हैं ना, ठीक है ना, तो इसके किसी भी पॉइंट का किसी भी समय वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, इस तरह से घुमाना, this is an example of translational motion because at this instant all particles are going in this way with same velocity as velocity of center of mass. जब हम यहां से इधर जा रहे हैं, जब हम यहां से इधर जा रहे हैं तो सर पार्टिकल इधर ही जा रहे हैं with same velocity as velocity of center of mass. टॉप पॉइंट पे अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो सारा पार्टिकल्स लेफ्ट में ही जा रहे हैं with same velocity as velocity of center of mass and so on. अब इसको एनालाइज करो, धीरे धीरे सोचो। जब आप इसको रोटेशन बोले तो क्या आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया कि जरा चेक कर ले कि क्या सब सर्कल में घूम रहा है? चलो देखते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको हेल्प चाहिए, ठीक है। जरा गौर से देखना, इसको पकड़ो ऐसे रोटेशनल लाइन। अरे मिलजुल के सिखाना है, कहाँ गया? आगे बैठा। अभी देखो, जैसे इमेजिन सब हम लोग है ना इस तरह का मोशन बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि ये रोटेशनल एक्सिस है, हम आपको बता रहे हैं कि ये गलत है, हम तो बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, ये रोटेशन थोड़ी ना। कैसे गलत? मान लीजिए इस टिप को आप लीजिए, तो अभी देखिए इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेट इट इज 20 सेंटीमीटर, सही है। सर्कल तो तब ना होगा जब ये दूसरी तरफ भी जाए और 20 पे ही रहे। क्या ये अभी 20 पे है? 20 से ज्यादा। So it cannot be said as a rotational motion. It is an example of translational motion. But थोड़ा बदल देते हैं, आपको तुरंत आंसर दे देगा। But if this body is moving in this way, now it is an example of pure rotational motion. This is R. क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट चुन लो, देखो ये फिक्स डिस्टेंस पे घूम रहा है, सही है ना। इसका कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, वो सर्कल में घूम रहा है, दिस वे। देखो छोटा छोटा चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन बदल रहा है। अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो ये ट्रांसलेशनल मोशन से बनेगा, अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो ये रोटेशनल मोशन से बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे चलना होगा, ठीक है। इसके को स्टेटिंग स्केप में लिखो, टॉपिक दे दीजिए, नीचे नीचे स्टेप। When in a rigid body, when in a rigid body is moving in such a way so that all points which are lying on rigid body, all points which are lying on rigid body which are lying on that rigid body have same velocity have same velocity in terms of magnitude as well as direction, same velocity in terms of magnitude as well as direction as velocity of center of mass, as velocity of center of mass of that rigid body is known as pure translational motion. Is known as pure translational motion. चलो इस फिगर को ड्रॉ